everyone, welcome to the Shunali Rathore classes. So I hope you all are good. So in this video we discuss the शीतयुद्ध में शिथिलता व अंत। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करते आ रहे हैं शीतयुद्ध के कारण, शीतयुद्ध के परिणाम, सब कुछ। तो वैसे आपका ये पॉइंट है शीतयुद्ध में शिथिलता व अंत, ठीक है। जो आपकी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है पार्ट 1 समकालीन विश्व राजनीति, उसका फर्स्ट चैप्टर है शीतयुद्ध का दौर, उसका एक टॉपिक है शीतयुद्ध में शिथिलता व अंत। सो एज वी नो अब शिथिलता का मतलब होता क्या है? सब कुछ कारण हो गया, परिणाम हो गया, अब शिथिलता है क्या? तो ये जो इतना टाइम से शीतयुद्ध चला आ रहा है, इसको कैसे एक लेवल पे स्थिर किया जाए, शिथिलता किया जाए और अंत एक लेवल पे आते आते इसको खत्म किया जाए। सो डिस्कस करते हैं। तो शीतयुद्ध में शिथिलता व अंत का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हो, परमाणु हथियारों पर नियंत्रण। अब दोनों महाशक्तियों के पास इतने हथियार थे कि अगर फेस टू फेस हो जाता अगर परमाणु हथियारों के साथ, तो पूरे विश्व का विनाश होने का खतरा था, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में किया क्या जाए? मानव जाति का विनाश होता, प्लस में पूरे विश्व का विनाश होता। सिर्फ दो महाशक्तियों की बात नहीं थी ये, ठीक है। तो ऐसे में एक आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में अपरोध का तर्क, एक आपका स्पेसिफिक था अपरोध का तर्क। तो ये अपरोध का तर्क था क्या? दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु बम थे और उनको वह था कि अगर गलती से उन्होंने परमाणु बम का यूज कर दिया, ठीक है, तो संपूर्ण मानव जाति सहित विश्व को खतरा हो सकता है। तो ऐसे में उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल रखा, ठीक है, ताकि हम पूरे विश्व को खतरे से बचा सके, यानी रोग और संतुलन, इसे कहा जाता है अपरोध का तर्क। ये बहता कि परमाणु हथियार के प्रयोग से संपूर्ण विश्व सहित मानव जाति के विनाश होने का भय था। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसी परिस्थिति में दोनों महाशक्तियों द्वारा संयम रखा गया, इसे ही अपरोध का संतुलन या अपरोध का तर्क कहा गया। तो अब स्पेसिफिकली किया क्या जाए? अपरोध हम सुन रहे हैं, नियंत्रण सुन रहे हैं, तो नियंत्रण के लिए किया क्या जाए? आमने सामने ना आए, बातचीत ना करें, दिस इज नॉट अ पॉइंट। अब यह किया गया कि जो हथियार थे उन पर नियंत्रण लगाने के लिए कुछ संधियां की गई, ठीक है। अब हम एक बार संधियां डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज से पहले जो येलो बॉक्स है उसमें गिवन है ये पोर्शन। सो पहला है आपका सीमित परमाणु संधि LTBT, जो 5 अगस्त 1963 में सामने आई, 5 अगस्त 1963 हस्ताक्षर किए ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका ने, ठीक है। और इसको 10 अक्टूबर 1963 को 100 राष्ट्रों ने इस पे हस्ताक्षर किए। स्टार्टिंग में इन तीनों ने हस्ताक्षर किए, बाद में 100 राष्ट्रों ने इस पे हस्ताक्षर किए और इसको लागू किया गया। अब डिसीजंस क्या लिए गए, निर्णय कुछ लिए गए होंगे। तो इन देशों ने स्वीकार किया कि वो बाह्य, मतलब इनके पास परमाणु हथियार है, इसे रखेंगे, लेकिन आउटसाइड एनवायरमेंट में उसका यूज नहीं करेंगे, बाह्य अंतरिक्ष व वायुमंडल में परमाणु विस्फोट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी सीमित परमाणु संधि LTBT। ना एक संधि और की गई जिसका नाम था NPT, परमाणु अप्रसार संधि, 1968 में, और 1 जुलाई 1968 को हस्ताक्षर किए इस पे लंदन, मॉस्को और वॉशिंगटन में, ठीक है ना। 5 मार्च 1970 को ये जो संधि है 25 वर्षों के लिए और बढ़ा दी गई, इंक्रीज कर दी गई, ठीक है। अब निर्णय क्या लिया गया इसमें? बेसिकली जैसे पहले वाले में निर्णय लिया गया था, तो इसमें भी कुछ डिसीजन लिए गए। डिसीजन क्या थे? पहला था परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र, कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और चीन। ये जो है परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों को, जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, उनको परमाणु शस्त्र प्राप्त करने में सहायता नहीं करेंगे, मतलब हेल्प नहीं करेंगे कि कल को बाकी जो बचे कुछ देश है वो भी परमाणु संपन्न हो जाए। बेसिकली पहला डिसीजन ये लिया कि जिनके पास परमाणु है वो उन देशों की हेल्प नहीं करेंगे जिनके पास हथियार नहीं है। सेकंड क्या था? संधि पर हस्ताक्षर करने वाले परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्र, मतलब संधि पर जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं और जिनके पास परमाणु बम नहीं है, ठीक है, परमाणु शस्त्र बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब साइन करने के बाद आप दोबारा परमाणु बम बनाने की कोशिश करोगे तो वो कोशिश आप नहीं करोगे। अदरवाइज अगर बाकी चीजों में अगर आपको करना है परमाणु शक्ति का यूज, असैनिक कार्य हेतु परमाणु शक्ति का विकास करने की छूट दी गई। नाउ थर्ड थिंग इज भारत द्वारा संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए, और इस संधि पर हमारे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए गए। तो बेसिकली ये आपकी दो संधि थी। नाउ डिस्कस दी थर्ड संधि। तीस संधि क्या हुई वो डिस्कस करते हैं। सामरिक अशस्त्र परिसीमन वार्ता SALT I, ओके। तो ये जो संधि थी ये हुई थी 1969 नवंबर में। इसके दो चरण थे, बेसिकली इसके दो चरण थे। पहला चरण जो था इसका वो हुआ था आपका 1969 नवंबर में, और हस्ताक्षर जो थे उसके वो 26 मई 1970
2 को हुए थे और हस्ताक्षर करने वाले देश थे लियोनिड ब्रेजनेव, सोवियत संघ के नेता थे, और रिचर्ड निक्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है, इन दोनों ने स्पेसिफिकली संधि पर हस्ताक्षर किए मॉस्को में। ओके, और निर्णय ये लिया गया था बेटा इस संधि में कि सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन के बारे में अंतिम समझौता, कि दोनों के पास जो जो खतरनाक हथियार है वो बैठ के एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि, कि जो परमाणु मिसाइलें जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे परिसीमन संधि। तो ये थी आपकी सामरिक अशस्त्र परिसीमन वार्ता SALT I। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था इसके 2 चरण थे। तो नाउ सेकेंड चरण इज सामरिक अशस्त्र परिसीमन वार्ता 2, SALT II। बेसिकली इसमें इसका जो दूसरा चरण था वो स्टार्ट हुआ 1972 नवंबर में। ओके, और हस्ताक्षर हुए 8 जून 1979, और जो हस्ताक्षर करने वाले देश थे वो थे लियोनिड, सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव, और जिम्मी कार्टर, अमेरिका के राष्ट्रपति। ओके, सो ये थी आपकी SALT I एंड SALT II। नाउ आपकी एक और संधि हुई, उसका नाम था सामरिक अशस्त्र न्यूनीकरण संधि 1। ओके, START I। अब ये जो इस पे हस्ताक्षर हुए 31 जुलाई 1991 में, और करने वाले थे हस्ताक्षर सोवियत संघ के मिखाइल गोर्बाचेव और अमेरिका के जॉर्ज बुश सीनियर। ओके, निर्णय क्या लिया गया, घातक हथियारों का परिसीमन, जो घातक हथियार है उसको परिसीमन, उसको रोक लगाएंगे और जितनी से जितने हो सके संख्या कम करते जाएंगे परमाणु हथियारों की। ना इसका एक और हुआ था सेकेंड थिंग, सामरिक अशस्त्र न्यूनीकरण संधि START II, और इस पे हस्ताक्षर हुए आपके 3 जनवरी 1993। हस्ताक्षर करने वाले थे बोरिस येल्सिन रूस से और जॉर्ज बुश सीनियर अमेरिका से। इसमें भी यही निर्णय लिया गया कि घातक हथियारों को सीमित करना व उनकी संख्या में कमी करना। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट शीत युद्ध कि शीत युद्ध में स्थिरता व अंत का, और जिसमें हमने बेसिकली 4 से 5 जो है वो परमाणु संधियां डिस्कस करी। नाउ सेकंड पॉइंट इज वैचारिक संघर्ष में शिथिलता व सहअस्तित्व की नीति। अब जो इतने टाइम से वैचारिक संघर्ष चल रहा था उसमें थोड़ा सा बहुत पोलाइटनेस आई, थोड़ा कम हुआ वो, ठीक है, और जो सहअस्तित्व की नीति थी, एक दूसरे के साथ काम करने की जो नीति थी वो चलाई गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैचारिक संघर्ष पहले की तरह नहीं था, जो पहले लड़ाई झगड़ा सब कुछ था वो पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहा। सेकेंड थिंग, सोवियत संघ द्वारा स्टालिन नीति का परित्याग किया गया। सोवियत संघ ने जो स्टालिन वाली नीति थी उसको खत्म करी। अमेरिका के कई मित्र राष्ट्रों ने साम्यवादी देशों के साथ व्यापारिक संबंध अपने अच्छे किए, पहले से काफी ज्यादा अच्छे किए। तो टोटली यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है कि दोनों के बीच में जो तब से लड़ाइयां चल रही थी वो एक डाउनवर्ड पोल पे जा रही थी और बिल्कुल स्थिरता आ रही थी लड़ाइयों में, ठीक है। और एट लास्ट अमेरिका राष्ट्रपति कैनेडी व निक्सन तथा रूस के सर्वोच्च नेता निकिता क्रुश्चेव ने अपने जो मित्रता के जो मूल्य थे, जो फ्रेंडशिप्स के जो बेनिफिट्स थे उसको समझा और थोड़ा कोशिश करी कि चीजों में ब्रेक लाया था। हमारा सेकंड वैचारिक संघर्ष में शिथिलता व सहअस्तित्व की नीति। सो अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम शीत युद्ध में शिथिलता व अंत के। शीत युद्ध में स्थिरता व अंत का थर्ड पॉइंट है गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका, ठीक है। बेसिकली गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका ने कैसे यहाँ पे भागीदारी निभाई। तो पहला क्या था, राष्ट्र जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में लास्ट में बताया था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था। तो जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन आया तो इसमें जो देश थे ना वो पार्टिसिपेट करते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे देशों की संख्या। अब जैसे देशों की संख्या बढ़ी गुट निरपेक्ष आंदोलन में, तो शीत युद्ध की भूमिका मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका। अब शीत युद्ध को बढ़ाने के लिए जो लोग वहां से वो लोग ग्रुप्स बना रहे थे, तो वो देश वहां ना जाकर अमेरिका सोवियत संघ के पास ना जाकर गुट निरपेक्ष आंदोलन में आ गए। तो थोड़ा सा क्राइटेरिया कम हुआ। और इसके बाद एक चीज और हुई, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा कोरिया में युद्ध विराम के लिए उत्तरी व दक्षिण कोरिया के मध्य बीच बचाव कायम करना। बहुत जगह भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने मध्यस्थता का कार्य किया कि दोनों के बीच ऐसे सिचुएशन ना आए कि दोनों लड़ पड़े। एग्जाम्पल के लिए हमारा कोरिया युद्ध था, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच जो है उन्होंने बातचीत करवा के चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। नाउ फोर्थ पॉइंट इज आर्थिक कारक। अब जैसे कि दोनों को पता है सारा पैसा सारे संसाधन हथियारों पर लगा रहे हैं, ठीक है, और दोनों को इतनी नॉलेज तो थी कि अगर सब कुछ हम हथियार पे लगाएंगे तो विकास इम्पॉसिबल है,
मतलब सब कुछ लाइक A to Z संसाधन हथियार पे लगाए तो विकास होगा कहां से? विकास करने के लिए संसाधनों को, रिसोर्सेज को अपने सामाजिक और जो आर्थिक चीजें उन पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली सामाजिक आर्थिक विकास पर लगाए तभी विकास संभव है। रूस का थोड़ा सा बिजनेस जो है बिगड़ा, व्यापार संतुलन बिगड़ा और दोनों की तरफ से एक कोशिश की गई। तो ये पूरा टॉपिक था आपका शीत युद्ध की स्थिरता और अंत। ठीक है, शीत युद्ध में स्थिरता या शीत युद्ध में शिथिलता व अंत की किस तरीके से जो इतना लंबा चौड़ा खतरनाक शीत युद्ध चल रहा था, लाइक एक टाइम पे तीसरे विश्व युद्ध होने की संभावना थी, वो बहुत ज्यादा डाउनवर्ड गया और एक टर्निंग ऐसे पॉइंट पे आ गई कि जहां पर अंत होने की संभावना थी बेसिकली। तो अब उतना ज्यादा करके शीत युद्ध चल रहा था बट उतना ज्यादा हाई लेवल का नहीं था। ठीक है, सो ये था आपका पूरा टॉपिक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में मैं ट्राई करूंगी कि आपके डाउट्स को क्लेरिफाई कर सकूं थ्रू दी कमेंट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक इट सो कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।